हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको देश में बदलते हालात पर कुछ जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है जो कुछ देश में घटनाएं हो रही हैं उसे वो किस नज़र से देखते हैं। इस वक्त एक जो बड़ा वाकया जो शायद भारत के आजाद भारत के इतिहास में इस किस्म की इतनी लंबी यात्रा पहली है जो राहुल गांधी जिसके लिए कन्याकुमारी से श्रीनगर के लिए निकले हैं। वो एक बहुत ही बड़ा वाकया और उसका इम्पैक्ट भी नजर आने लगा है। दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल गांधी की, उन्होंने ये बात कही कि अगर अपोजिशन पार्टियां एक ऑल्टरनेटिव विजन के साथ मैदान में उतरती हैं तो बीजेपी के लिए इलेक्शन लड़ना, जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और जो कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले बीजेपी के अलायंस से अलग हुए हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसमें ऐसा लगता है कि अपोजिशन मजबूत हो सकती है और 2024 में मुल्क में तब्दीली आ सकती है। इसके अलावा शरद पवार जी ने भी, एनसीपी के प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही कद्दावर नेता हैं देश के, एक जमाने में उनका नाम प्रधानमंत्री के ओहदे के लिए भी लिया जाता था, उन्होंने भी उम्मीद जताई है। शिवसेना के संजय राउत ने भी कुछ इस किस्म के बयान दिए हैं। तो इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है राम पुनियानी जी मुंबई से, जिन्होंने अब से पहले भारत जोड़ो यात्रा से काफी उम्मीदें भी जताई थी और यह भी बताया था कि यह सिर्फ कांग्रेस की यात्रा नहीं है बल्कि बहुत से एनजीओ, बहुत से ग्रुप्स और अब तो कई पॉलिटिकल पार्टियां भी, दिल्ली में जिस तरह से उनका वेलकम हुआ वो हमारे सामने है। राम पुनियानी जी बहुत ही जाना माना चेहरा है। शुरुआती तो उनका जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से शुरुआती जो करियर था, आईआईटी मुंबई में आप रहे सीनियर मेडिकल अफसर के तौर पर, लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, और बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं खासतौर पर सेकुलरिज्म के हक में और आरएसएस का हिंदुत्व, उसकी हकीकत बयान की है। तो एक लंबे अरसे से देश को एक तरह से रास्ता दिखाते आए हैं, अपनी बात रखते आए हैं और बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखते हैं। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। शुक्रिया। आपने अब से कई बार, अब से पहले भारत जोड़ो यात्रा से बहुत सी उम्मीदें जताई थी। अब जी ऐसा लग रहा है कि उसके कुछ नतीजे सामने आ रहे हैं, कुछ राइट। नतीजे सामने आने की उम्मीद है। आपको कैसा लगता है? जी काजमी भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। और मैं कई एपिसोड से आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा से मुझे काफ़ी उम्मीद है। और उम्मीद तब से जगी, पहली बात तो ये, जैसे कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई और जो मैंने उसके वीडियो क्लिप्स देखे, तो ऐसा लगा कि एक तरफ तो राहुल गांधी, कांग्रेस और सिविल सोसाइटी के लोग आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों के मन में भी कुछ जो तकलीफें हैं, गुस्सा है, वो भी इसका उतना ही वेलकम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी किसी चीज का ऐसे ही वेलकम, स्वागत नहीं करता। जब उसके अंदर की कुछ चीजें उसमें दिखाई देती हैं तो ही लोग सामने आके उसको वेलकम करते हैं। तो शुरुआत से मैंने नोट किया कि मीडिया, बड़ा मीडिया जिसको कहते हैं, जो गोदी मीडिया भी जिसको कहते हैं, बड़े कारपोरेट के तब कब्जे में जो है, उसने तो कुछ नहीं दिखाया। पर फिर भी इसके वीडियो क्लिप्स जो आ रहे थे वो देख के मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। और दूसरी बात ये है कि इसी के साथ खास तौर से मैं बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप से जुड़ा हूँ। तो एक मैं निजी अनुभव बता दूं कि जब महाराष्ट्र में ये यात्रा आने वाली थी, तो वर्धा और नागपुर में 2 दिन का कॉन्क्लेव हुआ यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट लोगों का। और काजमी भाई, मुझे इतनी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ, सुख हुआ कि जिन लोगों के साथ पिछले 20-25 साल से मैं कांटेक्ट में था, वो सब के सब थे और भी उससे ज्यादा लोग जुड़े हुए थे और सब के सब इस यात्रा की तैयारी में लग गए। अब सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को तो कुछ चुनाव में हासिल होगा, वो एमपी बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अपने कॉज के लिए लड़ते हैं।
तो उनको देखकर मुझे लगा कि ये यात्रा कुछ तो भी मैसेज दे रही है जो बहुत पॉजिटिव है, सकारात्मक है, जो जिसको सोसाइटी रिस्पॉन्ड कर रही है। पहला कारण। दूसरा कारण मैंने देखा कि इसमें जो राहुल गांधी के बयान आ रहे थे, वो बयानों में उन्होंने नफरत की कोई बात नहीं की। अब ये मैं निगेटिव से क्यों चालू कर रहा हूँ, क्योंकि नफरत की बातें सुनना हमारी आदत हो गई है। लगातार पिछले 7-8 साल से बहुत खराब तरीके से लगातार अलग अलग भाषाओं में, सांकेतिक भाषाओं में, डॉग विसल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, या फिर वो कुछ साधु साध्वी जो इस प्रकार की बातों को बोल के आगे निकल जाते हैं। तो उसके उलट इसमें केवल एक ही बात थी, और वो थी प्यार की बातें, देश को जोड़ने की बातें। इसमें धर्म का कोई भेदभाव नहीं, जाति का भेदभाव नहीं, आदिवासी भी सामने आ रहे हैं, औरतें भी सामने आ रही हैं। तो ये सबको जोड़ने वाली जो चीज देश में बहुत कमजोर हो गई थी, उसको वापस आते हुए मुझे दिखा। और तीसरी बात, राहुल गांधी लगातार लोगों से संपर्क बनाए हुए थे। और यहाँ मुझे महात्मा गांधी से तो किसी की तुलना कभी करनी भी नहीं चाहिए, मैं वो तुलना नहीं कर रहा। पर एक बात मुझे जो स्ट्राइक होती है, जो सामान्य है, वो ये कि महात्मा गांधी भी मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी जो बने, उसमें सबसे बड़ी प्रक्रिया थी कि वो देश में थर्ड क्लास कंपार्टमेंट, उस समय रेलवे में थर्ड क्लास कंपार्टमेंट होता था, आजकल तो फर्स्ट और सेकंड कर दिया, भले फैसिलिटी नहीं होंगी। तो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में बैठ के वो पूरे देश भर घूमे, और उन्होंने देश को देखा, देश को एक नजरिए से देखा, और उसी के हिसाब से उन्होंने अपने आप में परिवर्तन लाया। तो ये यात्रा में भी जो बात हो रही है कि राहुल गांधी लोगों की बात सुन रहे हैं, अलग अलग डेलीगेशन उनके पास जा रहे हैं, अलग अलग सामाजिक तबके के लोग उनको मिल रहे हैं, और वो सबको वक्त दे रहे हैं। जो उनकी 6-8 घंटे की यात्रा चलने का टाइम होता है, उस समय भी वो बात करते रहते हैं, उस समय भी लोगों से संपर्क करते हैं। उसके अलावा के टाइम में भी वो लोगों से मिलते हैं, कई लोग उनको मेमोरेंडम देते हैं। उनकी बातों को सुनकर, यानी केवल अपनी बात कहने के लिए वो नहीं आए हैं, वो लोगों की बात सुन रहे हैं, जिससे देश की समस्याएं क्या हैं उनके ऊपर बहुत क्लियर हो रही हैं। तो ये तीन चीजें मुख्य रूप से है जिसके कारण मुझे इसके महाराष्ट्र में आने के पहले ही इससे बहुत एक उम्मीद जगी। और फिर बाद में मैंने देखा, कई दोस्तों से बात की जो यात्रा का भाग थे, 2 दिन मैं भी उस प्रिपरेटरी इसमें था, और उम्मीद करता हूँ मैं यात्रा में थोड़ी देर कुछ कदम मैं भी चलूं। तो मुझे लगा कि भाई जो माहौल खड़ा हुआ था पिछले 7-8 साल से, वो माहौल में कहीं बदलाव आ रहा है। बदलाव ऐसा आ रहा है कि पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी का खुद का इमेज जो जानबूझकर गिराया गया था, पप्पू बनाया गया था, अब राहुल गांधी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, और अपनी समझ को लोगों के साथ शेयर करते हैं। और जर्नलिस्ट का कल आपकी जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो तो एक रिकॉर्ड हो गया होगा मेरे ख्याल से। इतने पत्रकार आए, इतने सवाल जवाब हुए, वो कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई केवल रेडियो पे मन की बात कह के फिर छुप जाएं और मीडिया से कोई बात ना करें। वो तो अपनी मन की बात कहने के बदले मीडिया से ही संपर्क करते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो जो वातावरण इसलिए मुझे बदलता हुआ दिख रहा है कि अल्पसंख्यक समाज हो, माइनॉरिटीज हो, दलित तबका हो, आदिवासी हो, औरतें हो, सबको एक उम्मीद दिख रही है कि जो हमको पहले ना उम्मीदगी आ गई थी, क्या हम देश में लोकतंत्र को बचा पाएंगे, क्या ये जो देश को तोड़ने की बातें चल रही है, क्या उसका कोई विकल्प आएगा। तो उसमें निश्चित रूप से एक विकल्प मुझे उस समय भी दिखा, और आज वो विकल्प मुझे ज्यादा मजबूती से दिख रहा है। अब ये बात और है कि यात्रा अपने आप में सब प्रॉब्लम, सब समस्याओं को हल नहीं करेगी, और बहुत सारी चीजें हैं जो करना पड़ेगा जमीनी स्तर पर, संगठन के लेवल पर, और जो जो क्षेत्रों में यात्रा नहीं गई, वहां से भी यात्रा निकालने की जरूरत है। और एक संगठन, एक सेटअप बनाने की जरूरत है जहां लोगों तक सच्चाई को पहुंचाया जा सके। अभी तो रिसीव कर रहे हैं, अब देश के हमारे संविधान के मूल्य क्या हैं, लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, इसमें एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक एक्शन, कमजोर लोगों की लिए क्या करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने एक बहुत सरल तावीज दिया था हमको कि किसी भी नीति को परखना है तो उसका एक तावीज है कि कतार, लाइन, पंक्ति के आखिरी व्यक्ति के लिए उसका क्या फायदा है।
ये सिद्धांत को लेकर अगर आगे हम नीतियां बनाते हैं तो लोगों में एक बहुत पॉजिटिव सकारात्मक वातावरण बनने की शुरुआत हो सकती है। ये पहली बात। दूसरी बात, अभी तक पिछली बार जो चुनाव हुए, विपक्ष पूरा बिखरा बिखरा है। कुछ वोट ये काट के ले जाते हैं, कुछ वोट काट के ले जाते हैं, और उससे फिर सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होता है। बीजेपी के पास संगठन है, पैसा है, और इस प्रकार का बड़ा प्रोपेगेंडा है। तो अब लोग पहचान रहे हैं कि केवल बड़ी बड़ी बातें करने से समाज बदलता नहीं है। समाज तो बदलने का सिलसिला यही होता है कि आप कितने खुलेपन से अपनी बात कर सकते हैं। आपके पेट में रोटी जा रही है कि नहीं, आपके हाथों को काम मिल रहा है कि नहीं, अब बूढ़े लोगों को, बीमार लोगों को दवाई मिल रही है कि नहीं। उससे देश का परिवर्तन जांचा जाता है। और वो अगर अभी अपोजिशन में भी सभी लोग देख रहे हैं कि हम इस प्रकार के इसमें रहें, तो ये जो अभी सत्ता पे हैं, ये तो पूरे और भी छा जाएंगे, तानाशाही और भी बढ़ जाएगी। तानाशाही से बचने का एक ही उपाय है कि एक बड़ा विपक्ष, अपोजिशन, प्रोग्राम के आधार पे बनाया जाए। अब ये उन पर भी प्रेशर आ रहा है। अभी आपने जिन लोगों के नाम लिए कि भाई अपोजिशन साथ में आ सकता है, वो क्यों कर रहे हैं? वो एक देख रहे हैं कि अपोजिशन के साथ में आए बगैर उनका खुद का अस्तित्व खतरे में है। काजी भाई, इस बात को याद रखिए, अपोजिशन तभी बनता है जब तो एक कोई सिद्धांतों को लेके चलते हैं और दूसरे लोगों को लगता है कि इस गठबंधन की हमको जरूरत है और इसके बगैर हमारा राजनीतिक बेस खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ये उम्मीद लगती है कि ये जो शरद पवार हों या नीतीश कुमार हों, या ये जो शिवसेना के स्पोक्समैन हों, संजय राउत, ये सब जो लोग बात कर रहे हैं, उसके पीछे यही सच्चाई छुपी हुई है कि जिस प्रकार की बात हम कर रहे हैं, ये इनको भी महसूस हो रही है कि अगर अपोजिशन को जिंदा रखना है, उनके खुद के बेस को मजबूत रखना है, तो ये बिल्कुल जरूरी है कि वो साथ में आए। और उसके लिए राहुल गांधी ने तो खुला खुला कहा है, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, एक कार्यक्रम हो, प्रोग्राम हो, जो लोगों को अपील करे, केवल झूठे वादे न करे। और उसमें फिर यूपीए 1 में आपको याद होगा जो अप्रोच ली गई थी, राइट टू वर्क, मनरेगा, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट बेस्ड अप्रोच, यानी ये चीजें एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आम लोगों का अधिकार है। ये उस आधार पे अगर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं उसमें वो बात में सच्चाई आ सकती है। अच्छा, अभी तक कुछ ऐसे वाकयात होते रहे हैं, अक्सर इलेक्शन से पहले हम देखते हैं कि अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ ईडी और एजेंसियां और ये सब लगा दी जाती हैं। उनके डर से कैसे आजाद कराया जाए ताकि ये अपोजिशन के लोग वाकई मिल करके कोई बात आगे बढ़े। वो जो एक डर बिठाने की कोशिश होती है अपोजिशन के लोगों में, चूंकि हर एक कोई ना कभी सत्ता में रह चुका होता है और कुछ गलतियां कहीं होती हैं, कुछ जाने अनजाने में, हर तरह की। तो उस डर से कैसे निकले ये अपोजिशन के नेता ताकि ये वाकई मिल करके मजबूती से जनता के बीच जा सके? देखिए, ये सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। उसमें दो आपको उदाहरण दूंगा। एक तो संजय राउत जो अभी इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उन पर भी इसी प्रकार पे चार्जेस लगाए गए, उनको भी जेल में रखा गया, और उन्होंने पूरी हिम्मत से कहा कि भाई आपको जो जांच करना कर लो, हम लोग तो अपनी बात को कहते रहेंगे, और वो फिर छूट कर आए। इसके पहले आप देखिए, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड का केस खड़ा किया गया। उसमें भी जो बिल्कुल साफ साफ कोई दाग निकला नहीं। तीसरा, ये हमेशा रॉबर्ट वाड्रा की बात करते रहते थे, 7 साल से सत्ता में है, कोई एक भी बात सिद्ध नहीं कर पाए। तो अपोजिशन के लोग ये भी देख रहे हैं कि हो सकता है हमको टेम्पररीली, थोड़े दिन के लिए तकलीफ सहना पड़े, पर एक बार वो तकलीफ से गुजर जाएंगे तो एक बेहतर वातावरण बन सकता है। और ये एजेंसीज कितना कर करके जो कर रही हैं, आखिर से इससे लोगों की राय तो और खराब होगी। लोगों को लगेगा कि भाई ये तो एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, ये लोगों को भी दिख रहा है। तो उसके कारण मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग कुछ मजबूती से खड़े रहेंगे, कुछ त्याग बलिदान
और तकलीफें तो उनको झेलना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, शायद आपने भी वो वीडियो देखी होगी। राहुल गांधी रघुराम राजन से एक लंबी बातचीत उन्होंने की एक सड़क के किनारे। उससे जो बॉडी लैंग्वेज से महसूस हुआ, जो उनके बात करने के तरीके से महसूस हुआ, वो इंटरव्यू नहीं था, इंटरेक्शन था। बल्कि दोनों एक सही। दूसरे से सीखने समझने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने दिल्ली की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक तो कल की हुई, एक इससे पहले भी एक और इंटरेक्शन हुआ था, वो जिसमें एक बड़े चैनल के पत्रकार ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ट्रैप में आने वाला नहीं हूं, अब मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं। तो ये जो सीख चुका हूं वाली बात है, जी। आप उसमें राहुल गांधी में, अब आपने तो अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को नेता बनते हुए देखा है। अब राहुल गांधी कितने मैच्योर हो गए हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, आपको कैसा लगता है? देखिए, एक तो भारत जोड़ो यात्रा के पहले भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी का सीखने का जो नजरिया है वो बहुत गहरा है। जो मेरी छोटी बहुत जानकारी है, वो किताबें बहुत पढ़ते हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बहुत मिलते हैं, लंबी चर्चाएं करते हैं। उनकी राजनीति की अब देखिए, कभी आप स्टूडेंट के रूप में आते हैं, पहली कक्षा में होते हैं, और 10वीं में जाते हैं और ग्रेजुएट होते हैं, तो आपकी समझ में तो फर्क आएगी अगर आप सीखना चाहते हैं तो। मुझे बिल्कुल लगता है राहुल गांधी में सीखने की वो ललक है, और ये मैं इस बात के आधार पे कह रहा हूँ कि वो उनमें जो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एरोगेंस, अहंकार बिल्कुल। नहीं है। हम्म। अहंकार नहीं है, इसलिए वो आम सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी सुनते हैं उनकी समस्याएं। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो ये बात और भी हुई। मेरे कई करीबी दोस्त हैं जिन्होंने उनसे आधा आधा घंटा बात की, 15-15 मिनट बात की। कभी शिक्षकों का सवाल, कभी स्टूडेंट्स का सवाल, कभी किसानों का सवाल, ये सब वो सीख रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि लोगों को वो हिकारत की नजर से देखें, अरे तुम क्या हो गई, मैं तो बड़ा लीडर हूँ, ऐसा तो दिखता ही नहीं है। वो तो ऐसा हम्म। लगता है कि जैसे आपके पड़ोस के दोस्त हों, जिनके साथ आप बैठ के चाय पी रहे हो, या जिनको आप गले मिल रहे हो, त्योहार में उनके साथ आप शामिल हो रहे हो, वो इस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं। और ये एक जो नम्रता है, ये व्यक्ति की महानता को बताता है। एक तो होता है अहंकार, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो अहंकार बहुत होता है। जब आप सीखने की कोशिश करते हैं और इस बात को जानते हैं कि सभी लोगों के पास ज्ञान है, तो आप में एक नम्रता आती है। अब खैर, मेरी उम्र के हिसाब से मुझे लगता है कि आज राहुल गांधी में नम्रता का जो विकास हो रहा था, वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत तेजी से हुआ है। काजी भाई, नहीं तो आप देखिए कि सड़क पे चलते हुए वो जिस प्रकार से बच्चों के साथ खेलते हैं, नौजवानों को गले मिलते हैं, बूढ़ी माँ को चिपक जाते हैं, ये आप बताइए, नम्रता के बगैर ये कभी नहीं हो सकता। आप तो कह सकते हैं ना भाई, अरे मैं तो बड़ी बड़ा लीडर हूँ, ये बूढ़ी औरत कौन है जो मेरे को आके मिल रही है। उनका आप रवैया देखिए। तो वो जब बड़े सामाजिक कार्यकर्ता से मिलते हैं या एक बूढ़ी माँ से मिलते हैं, उनका रवैया तो वही है। और बूढ़ी माँ से मिलते हैं तो एक बेटे की तरह मिलते हैं, नौजवानों के साथ दोस्त के रूप में मिलते हैं, छोटे बच्चों के साथ चाचा चाचा के रूप में मिलते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो बिल्कुल उनके बिल्कुल। बीच में परिपक्वता का बहुत विकास हो रहा है। पहले भी मैं मानता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले भी मेरा खुद का अंदाज था कि उनमें परिपक्वता बढ़ रही है। पर उनकी, खैर, 6-7 साल पहले की बात और थी। आपको याद होगा अर्णब गोस्वामी, जो मोदी का इंटरव्यू लेते समय पूंछ हिलाते हैं, हम्म। वो राहुल गांधी पे किस प्रकार से आक्रामक थे। राहुल गांधी उस समय भी अपने नम्रता से जवाब दे रहे थे। पर अभी अभी समीकरण उल्टा हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी में समझ, परिपक्वता और बाकी चीजें बहुत अच्छी से आई हैं। मुझे लगता है कि उनका विकास बहुत अच्छे से हो रहा है। देश के लिए ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब से कांग्रेस या यूपीए 2 सरकार खत्म हुई है 2014 से, उसके बाद जो इलेक्शंस हुए स्टेट असेंबलीज के, उनमें कई बार ऐसा महसूस हुआ कि कांग्रेस ने जो दूसरी पार्टियों के साथ अंडरस्टैंडिंग की, या कुछ जगहों पर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, उसमें एक वजह रहती थी। एक पत्रकार के तौर पर जो मैं महसूस करता हूं, वो ये कि सीटों की तादाद पर
वो लचीलापन नहीं था जो किसी बड़े दुश्मन को हराने के लिए होना चाहिए। अभी आने वाले वक्त में वो सवालात फिर आएंगे, कांग्रेस के सामने फिर वो सवालात आएंगे जी कि किसको कितने कैंडिडेट्स हों। जाहिर है जब पार्टियां मिलेंगी तो वो सवाल जरूर आएंगे। उसमें भी राहुल गांधी की वो विनम्रता बनी रहे या होनी चाहिए, या क्या कुछ हो जो वाकई उस बड़े मकसद को हासिल करने के लिए, अगर आपसे मशवरा लिया जाए कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए और अपोजिशन दूसरी पार्टियां जो हैं उन्हें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, अगर वाकई वो बड़ा दुश्मन मानती हैं भाजपा को, क्या कुछ आप मशवरे के तौर पे कहना चाहेंगे? देखिए, ये चुनावी राजनीति के समीकरण में तो मैं बहुत गहराई से बात नहीं कर सकता, पर ये बात जरूर है कि कई बार कांग्रेस ने भी गलतियां की हैं कि जब वो अपोजिशन से अलायंस कर सकते थे तो उन्होंने हो सकता है थोड़ी कड़काई बरती हो। और अब देखिए, कोई भी पार्टी है, कोई भी व्यक्ति है, वो अनुभव से ही ज्यादा परिपक्व होता है और उनको भी रियलाइज हो रहा है कि अभी हमारे अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं। तो हम केवल उम्मीद कर सकते हैं, कभी मौका मिले तो इस बात को सामने रख सकते हैं कि जो इलेक्टोरल अलायंस है उसमें एक लचीलापन होना चाहिए। कोई दो चार सीट इधर, दो चार सीट उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य रूप से अगर अपोजिशन जीत कर आता है तो उनमें आपस में एक अच्छा तालमेल बैठ सकता है। और फिर बाकी तो हर एक पार्टी पर है। पार्टी पर यह है कि वो किस प्रकार की नीतियां लेती है, पार्टी पर यह है कि वो किस प्रकार का संगठन बनाती है, पार्टी पर यह है कि किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती है। काजिम भाई, आप इस बात को मैं इस बात को बहुत महत्व देता हूँ कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय संविधान के मूल्यों में थियोरिटिकली नहीं, प्रैक्टिकली, और आजादी के आंदोलन से जो हमारे बड़े बड़े लीडरान आए, उन्होंने हमको जो सिखाया, वो हम लोगों तक कैसे ले जाएं। आज देखिए, भारत की आजादी को 75 साल हो गए हैं और हमारे आजादी के आंदोलन 125 साल, 150 साल से मजबूती से चला। अभी जो जनरेशन आई है, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, वो इनके बारे में ज्यादा नहीं जानती कि वो कौन सी बात थी कि जिसके लिए गांधी सर्वोपरि नेता हो गए। कांग्रेस पार्टी में भी नहीं थे, कांग्रेस पार्टी भी उन्होंने छोड़ दी थी, कांग्रेस पार्टी के बाहर रहकर भी लोग उनको क्यों मानते थे। ये उनके मूल्य। भगत सिंह में ऐसी क्या बात थी कि आज भी लोग पूरे आदर से उनका नाम लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस में क्या बात थी, ये उनके मूल्यों की सच्चाई का कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उसको सच्चाई से लोगों तक ले जाने का काम ये हर एक पार्टी का बनता है जो विपक्ष में है। क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है वो तो पूरा तोड़ मरोड़ के खुद के दृष्टिकोण से चीजों को रख रही है। तो अगर तीन चार चीजें ये की जाए तो विपक्ष की पार्टियां भी मजबूत होंगी, ज्यादा दिन तक चलेंगी भी सही। और मामला केवल एक चुनाव को जीतने का नहीं है काजवी भाई, मामला है कि हम इन मूल्यों के आधार पे समाज में गहराई लाएं, इन मूल्यों के आधार पे समाज को मजबूती दें। और जो तोड़ने वाली विचारधारा है, जिसने समाज में इतिहास का दुरुपयोग किया है, जिसने समाज में कॉरपोरेट को बहुत ऊपर आने दिया है, गरीबों को गरीब बनने दिया है, किसानों का दुर्लक्ष्य किया है, नौजवानों की नौकरियों का कोई पता नहीं है, उसके खिलाफ एक समाज में गहरी नीतियों को नीचे डालना, नीचे तक ले जाना, ये बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये राजनीतिक पार्टियां और बड़े बड़े नेता अपने अहंकार को, ईगो को साइड में रख के देश के लोगों के हित के लिए एक अच्छे कार्यक्रम को बनाकर साथ में आकर, सत्ता पे आकर समाज में उस प्रकार का परिवर्तन, समाज में परिवर्तन के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन बदलना पड़ेगा। एजुकेशन में जो लोग घुस गए हैं उनको ठीक ठाक करना पड़ेगा, आपके करिकुलम को ठीक करना पड़ेगा। चुनौतियां तो आगे आने वाली सरकार में बहुत हैं। अगर वो भाजपा को हरा भी सकी तो ये कोई आसान रास्ता नहीं है, लाल कालीन पे चलने वाला रास्ता नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता है। आपको हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि आजादी के दौरान क्या था और आज क्या हो गया है। तो पूरे उन चीजों को वापस स्थापना करने के लिए हमको इन पार्टियों को फिर से एक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। ये बहुत ही अहम बात है कि
नुकसान इतना ज्यादा हो चुका है कि उसको वापस सही ट्रैक पर लाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होगा। जहां बगैर पीएचडी किए प्रोफेसर बनाए जा रहे हों, जब बगैर यूपीएससी पास किए आईएएस बनाए जा रहे हों, जहां इस हद तक खराबियां बढ़ा दी गई हों, उसको वापस रिवर्स गियर में लेके चलना फिर बहुत सख्त काम है। ये वाकई आपने सही तवज्जो दिलाई और सभी विपक्ष की पार्टियों को नरम रवैया रखना चाहिए, आपस में ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए लचीलापन कांग्रेस को खासतौर पर काफी दिखाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी। आपने चूंकि अब से पहले कई बार भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जिक्र किया था, तो इसलिए मैंने चाहा कि आप इसे इस पर बात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत। थैंक यू। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।